हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी ओपन क्लासेस। आज हम क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है सिंथेसिस। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। आज अगर ये क्लास आप अच्छे से ले लेते हो पूरी क्लास बिना स्किप किए, तो आपको इस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है, और इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि जो मैंने आपको एग्जाम में वैसे वैसे आ गया, मतलब अगर इसको समझ लेते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो शुरू करें। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? वाक्यों का संयोजन। और सिंथेसिस क्या होते हैं ये समझो। इजी वे में मैं आपको बताऊं तो आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, दो सेंटेंस अलग अलग मिलेंगे, उनको जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना होता है। कैसे? मैं थोड़ा सा आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, एक सेंटेंस आपको ये मिले और इसके बाद में क्या मिले आपको? फुल स्टॉप। दूसरा इसके साथ मिलेगा और उसमें भी क्या मिलेगा आपको? फुल स्टॉप। इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि आपको दोनों सेंटेंस किससे मिलेंगे? फुल स्टॉप लगे हुए मिलेंगे। और पहला सेंटेंस ये मान लो और दूसरा सेंटेंस ये मान लो। अब इन सेंटेंस, दोनों सेंटेंस क्या करेंगे अपन? एक सेंटेंस बनाएंगे और लास्ट में अपने क्या रहेगा? फुल स्टॉप। समझ में आया? ऐसे ही एक सेंटेंस और बनता है और ऐसे ही एक और बनता है। ऐसे तीन प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के अगर एक बनाते हैं तो तीन प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। पहला, या तो अपन सिंपल सेंटेंस बनाए, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाए, या फिर कॉम्प्लेक्स बनाए। अब एग्जाम में अपने को बताया रखा रहेगा कि अपने को कौन सा सेंटेंस बनाना है, सिंपल बनवा रहा है या कंपाउंड बना रहा है या कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है। जो भी है वो एग्जाम के अंदर अपने को मेंशन कर रखा रहेगा। ठीक है, तो इसको चीज को ध्यान रखना, दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। ठीक है, वो क्या होता है अपना? सिंथेसिस होता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो देखो, सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ combining two or more simple sentence into one new sentence। ये ध्यान रखना। दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, कम से कम दो तो होने ही चाहिए, अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, इनको जोड़ के क्या बनाएंगे? एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, और कौन सा रहेगा वो? न्यू सेंटेंस, यानी नया सेंटेंस बनाना। यानी कि दो सिंपल सेंटेंस दिए रखेंगे आपको, और उससे क्या बनाना है आपको? एक नया सेंटेंस बनाना। और वो सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये मैंने आपको बताया, ये हिंदी आपके लिए दी है ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो, उसके बाद आपको इंग्लिश जो फॉर्मेट है वो हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो तीन प्रकार के सेंटेंस है, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं, जिनमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगी? वर्ब। यानी सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। ऐसे कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो उसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट जो क्लोज होते हैं वो होते हैं, वो किससे जुड़े रहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको और क्या बोलते हैं? मेन क्लोज। और क्या बोलते हैं इसको? मेन क्लोज भी बोलते हैं। ठीक है, इन क्लोज के बारे में मैं आपको वापस बताऊंगा, एक बार एक कॉम्प्लेक्स भी बता देता हूँ साथ में, फिर दोनों को साथ में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें एक तो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लोज, और एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं? अपने सबऑर्डिनेट क्लोज। एक क्या होगा अपना? प्रिंसिपल क्लोज। और एक या एक से ज्यादा अपने सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं इसमें प्रिंसिपल के अंदर। अब थोड़ा सा आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इसका कंफ्यूजन का इलाज कर देता हूँ। चलो इसको देखो। जैसे मैंने आपको एक होता है अपने पास, दो क्लोज है। क्लोज कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं पहले। दो प्रकार के क्लोज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, इस प्रिंसिपल क्लोज को ही अपन क्या बोलते हैं? मेन क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन क्लोज। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, इसको छोड़ो एक बार, पहले इसको, ये जो प्रिंसिपल जो क्लोज है जिसको अपन मेन मेन क्लोज बोलते हैं, ये अपने आप में इसका अकेले का मीनिंग निकलता है, इसका मतलब अकेले का इसका अर्थ निकलता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं इनका अकेले का कोई भी अर्थ नहीं निकलता प्रॉपर। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, आप एक चीज ये ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल क्लोज होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, इस वजह से इसको और क्या बोलते हैं अपन? इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है,
इंडिपेंडेंट क्लोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका खुद का स्वयं का मीनिंग है वो पूरा निकलता है। इसको दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में पूरा होता है और ये दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। दूसरे पे किस पे डिपेंड होते हैं? ये प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। ये ध्यान रखो। ठीक है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उसको और क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लोज। इसके अलावा इसको इफ क्लोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इफ क्लोज। क्या बोलते हैं इसको? इफ क्लोज। ये अपने को कंडीशन शो करता है। क्या करता है? ये कंडीशन शो करता है और ये रिजल्ट दिखाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल क्लोज है ये किसको शो करता है? ये रिजल्ट को शो करता है। ठीक है। और ये जो सबऑर्डिनेट होता है ये कंडीशन को दिखाता है। ठीक है। आपको कोई कंडीशन दे रखी होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर मिलेगी। जैसे इसके अंदर इफ आ गया, व्हेन से शुरुआत होती है इनकी। ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने लिखा, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। ठीक है। अब इसमें अपने को निकालना है कि इसमें सबऑर्डिनेट कौन सा है और प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है। अब इसको देखो, इतने इतने को पढ़ के देखो। इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो। कोई इसका पूरा मीनिंग निकला क्या? नहीं निकला ना। और इफ सेंटेंस भी शुरू हो रहा है इफ क्लोज से, तो ये है अपना सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये यू विल विन द रेस, यानी तुम जो रेस है वो जीत जाओगे, इसका तो पूरा मीनिंग भी निकल रहा है। तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल क्लोज। ये इसको और क्या बोलते हैं अपन? मैन क्लोज। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है। और ये होता है अपना डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है। और ये अपना क्या बता रहा है? कंडीशन दे रहा है अपने को। कंडीशन तो दे रहा है, अगर तुम तेज दौड़ते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा इसका? तुम रेस जीत जाओगे। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आ गई क्या? जो प्रिंसिपल क्लोज होते हैं उनको मैन क्लोज भी बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं होती, इनका अर्थ अपने आप में पूरा होता है। ना ही इनके साथ कोई भी कनेक्टर्स यूज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज को दूसरे क्लोज की जरूरत होती है, दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड होते हैं, इस वजह से इसको डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। इसको दूसरा नाम इफ क्लोज के नाम से भी जानते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज अपने को कंडीशन शो करता है, प्रिंसिपल क्लोज अपने को रिजल्ट शो करता है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उसमें कनेक्टर्स यूज होते हैं, इफ, बिकॉज, दैट, व्हिच, ये सारे वैन। ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं, ये अपना हो गया सारा का सारा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। अब जो फंक्शन है उनकी बात करते हैं, जो फॉर्मेशन है। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए अपने को कितने टाइप्स मिलते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं, उन सब की बात कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल का यूज करके बनाया जाता है एक तो। दूसरा अपन बात करें सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव टू प्लस, ये है मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके बारे में है ये। ठीक है। तीसरा इसका तरीका होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। और चौथा होता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। और पांचवा होता है प्रीपोजिशन का यूज करके नाउन और ऑक्सिलरी के रूप में, या फिर एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज के रूप में। अपन इस प्रकार से अपन इन चीजों का यूज करके अपन सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इनका सबको अपन बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे किससे? पार्टिसिपल के थ्रू। और पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, इन सभी से बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पार्टिसिपल के थ्रू कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लंबा भी यही है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बहुत इजी है। ये समझ में आ गया तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो 2 मिनट का काम है। लेकिन अगर टॉपिक जो लेंथ ही बनता है वो सिंपल सेंटेंस की वजह से बनता है, और बहुत एग्जाम में इसी के क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों के लिए यही जो सिंपल सेंटेंस है यही थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो मैं इसको इजी वे में समझाऊंगा आपको कैसे एग्जाम में चुटकी में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो देखो, यूज ऑफ पार्टिसिपल्स कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं जो तीनों के नाम अपने पास है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसमें क्या होता है? वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगता है उसकी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो एडजेक्टिव की तरह यूज में ली जा रही है सेंटेंस के अंदर। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। ये ध्यान रखना। अब कैसे? जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके बारे में अपन सबसे पहले देखेंगे, जिसमें तरीका होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे अपन? आईएनजी। कब यूज करेंगे इसको? यूज व्हेन टू एक्शंस हैपन एट द सेम टाइम और वन फॉलोज द अदर विद नो टाइम गैप। ये चीज ध्यान रखना। जब दो कार्य एक ही समय पर हो रहे हो और एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता हो,
और एक सबसे जरूरी चीज है इसमें ये ध्यान रखना, दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, नो टाइम गैप, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान। यानी दो दो सेंटेंस आपको दे रखे रहेंगे, ठीक है। एक कार्य पहले होगा और इसके तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो काम स्टार्ट होता है ना उसमें गैप ज्यादा नहीं होता, नो गैप, ये ध्यान ध्यान रखना। और एक और चीज है, इसका जो सब्जेक्ट होता है और इसका जो सब्जेक्ट होगा दोनों सेम होंगे, ये भी चीज ध्यान रखना, दोनों के सब्जेक्ट समान होने चाहिए, ठीक है। दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो समान होने चाहिए। क्लियर? अब कैसे, देखो एग्जांपल से समझो। जैसे ये ही सा एलो है, ही रेन अवे, अब इसका जो सब्जेक्ट है वो देखो ये सब्जेक्ट ही है और इसमें भी क्या दे रखा है, ही। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई अपनी, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट सेम है। क्लियर? अब इसका देखो मीनिंग हिंदी बनाओ, ही सा एलोयन, उसने शेर, एक शेर देखा। अब और फिर ही रैन अवे, वह भाग गया। अब बताओ शेर देखने के बाद वो क्या वहां सोचेगा क्या कुछ? वो तो तुरंत एक्शन लेगा, और शेर को देखते ही सब भागते ही है, कौन रुकेगा वहां? कोई नहीं रुकेगा। तो इसका शेर को देखना हुआ और देखते ही ये क्या किया, भाग गया वहां से। तो दोनों काम एक के बाद एक हो रहे हैं, पहले शेर देखा और शेर के देखते ही तुरंत वो वहां से भाग गया। तो अगर तुरंत काम हो रहा है, गैप नहीं आ रहा बीच में, तो वहां पर अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब दे रखी रहती है, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाएंगे। अब सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी होती है। अब इसमें आईएनजी अपन ने ऐड कर दिया, फिर बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये रवि आ जाए ऐसे, रवि सा एलोयन ही रैन अवे, तो ये रवि क्या है, ये तो है नाउन, और ये ही क्या है, ये है प्रोनाउन। तो नाउन अगर प्रोनाउन दोनों आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, चाहे ये इधर, ठीक है, तो नाउन को ही प्रायोरिटी देंगे, प्रोनाउन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ये ध्यान रखना जब अपन सिंथेसिस बना रहे होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ तो ही आ गया, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, तो अपने पास दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर यहाँ रवि आ जाता तो रवि के लिए तो ही यूज होगा, रवि के लिए तो ही यूज होगा, क्योंकि ही भी कौन है, रवि है, तो सब्जेक्ट दोनों सेम हो गए। ऐसे मत करना कि नाउन अलग आ रहा है प्रोनाउन अलग आ रहा है सब्जेक्ट अलग है। अरे रवि के लिए तो ही यूज होता है, तो सब्जेक्ट तो सेम हो गया। अब नाउन और प्रोनाउन में प्रायोरिटी किसको देंगे, अपन नाउन को देंगे। तो यहाँ नाम आया नहीं, अगर नाम आता तो इस ही को ना लेके अपन किसको लिखते, रवि को लिखते, इसलिए यहाँ ही आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों में ही दे रखा है, ही रहना भी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, शेर को देकर वह भाग गया। ऐसे सेकंड सेंटेंस देखो, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। जैसे वो घर पहुंचता है, वो अपने जो कपड़े हैं वो उनको उतारता है, घर पहुंचने के बाद वो क्या करता है, सबसे पहला काम कपड़े निकालने का काम करता है, ठीक है। तो घर पहुंचना होता है और तुरंत क्या करता है, वो कपड़े उतारता है। क्लियर? तो एक के बाद एक काम हो रहा है और इनके बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा काम के बीच में। और इनका जो सब्जेक्ट है वो भी देखो, इधर भी आई आ रहा है और इधर भी आई आ रहा है। दो सेंटेंस है, एक ये रह गया, ये फुल स्टॉप आ गया, एक ये रह गया, ठीक है। दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है। क्लियर? अब सब्जेक्ट सेम है, दोनों प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है। अब ये सब्जेक्ट अगर ये नाउन होता तो नाउन को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये रीच जो सेकंड फॉर्म दे रखे, इसको फर्स्ट बनाओ, रीच फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें आएंगे, लग गया, लग गया। ये ऐसे कैसे, और ये सब्जेक्ट है इसका यूज करो, बाकी सेम ऐसे कैसे, कोई भी टफ नहीं पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही एक चीज और ध्यान रखना, जब सेंटेंस ये देखो, द टाइगर वॉज हैंग्री ही किल्ड ए गोट, जब जो बाघ है वो क्या था, भूखा था, और उसने क्या किया, जो बकरी है उसको मार देता है वो, भूखा था उसने बकरी को मार दिया। दोनों काम एक के बाद एक हो रहे हैं, तुरंत हो रहे हैं, कोई भी गैप नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसका जो सब्जेक्ट है देखो, द टाइगर, यहाँ सब्जेक्ट क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, ही। अब ये ही किसके लिए आ रहा है, अरे इस टाइगर के लिए, तो ये ही यूज हो रहा है, ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, और ये यहाँ पर ये किसकी तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह। अब नाउन प्रोनाउन में किसको प्रायोरिटी देंगे, नाउन को देंगे, मैंने पहले बताया था। तो प्रोनाउन को नहीं लिख के किसको लिखेंगे, नाउन को लिखेंगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब यहाँ वोज आ गया, ठीक है, यहाँ मैन वर्ब तो आई नहीं, कैसे, इनकी तरह, लेकिन ये भी क्या तक मैन वर्ब की तरह ही यूज हो रही है वोज। अभी कई क्या सोचते हैं, ये जो हम वोज वर्ब जो होते हैं, वो अगर ये मैन वर्ब नहीं होती तो इसके बाद क्या आता, वर्ब में आईएनजी जरूर आता, लेकिन वो तो आया नहीं। तो यहाँ वोज क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब अकेली सेंटेंस में यूज हो रही है तो वो मैन वर्ब का काम कर सकती है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आ रही तो इसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब जरूर आएगी, तब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे अपने वोज आ गया, तो वोज के बाद क्या आना चाहिए, जो वर्ब है उसमें आईएनजी जरूरी है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा। अगर अपने पास हैज आ जाए या हैव आ जाए, तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तभी ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी ऐसे। अगर ये अकेली आती है तो ये मेन वर्ब का काम करती है, जैसे मैंने लिखा आई हैव ए पेन, तो ये जो हैव है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये मेन वर्ब की तरह काम है।
इसी को ऐसे लिखे, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो हैव फिनिश्ड के बाद में, हैव के बाद में फिनिश जो है थर्ड फॉर्म वाली, तो वहाँ हैव क्या हो गया, वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्लियर? ये चीज, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो इधर, अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज है ध्यान देने वाली, जो ये वॉज दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब वॉज दे रखा है तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे ही अगर आप सेंटेंस देखते हो, दो सिंपल सेंटेंस आपको दे रखे हो और वो सिंपल में आपको चेंज करवा लो पार्टिसिपल के थ्रू, तो उस सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिल जाए, वॉज मिल जाए। इसके अलावा आपको और क्या मिल जाए, एक मिनट में इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। क्या मिल जाए इसके अलावा, इसके अलावा आपको जो मिल जाए, इज मिल जाए, एम मिल जाए, और आर मिल जाए, या फिर वोज या वर मिल जाए। अगर ये मिलते हैं तो यहाँ इसके साथ क्या ऐड करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे। तो यही चीज इस सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जब भी सेंटेंस के अंदर एज एम आर वोज वर अगर अकेले आते हैं मैन वर्ब की तरह, ये मैन वर्ब की तरह ही तो आ रहा है यहाँ पर, मैन वर्ब की तरह ही तो आ रहा है। मैं इसको साफ करके थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो, मैन वर्ब की तरह ही तो आ रहा है, बिल्कुल। अगर ये अकेला आ रहा है, इसके बाद आईएनजी आता तो ये क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये अकेला आ रहा है तो ये क्या हो गया, ये मैन वर्ब की तरह काम आ रहा है। तो मैन वर्ब की तरह काम आ रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। तो स्टार्ट में अपन ने क्या किया, बीइंग, और फिर आगे का ऐसे कैसे। अब देखो ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो नाउन नाउन को ही प्रायोरिटी देंगे, तो नाउन लिख लिया अपन ने, बाकी सेम का सेम ऐसे ऐसे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें एक्स्ट्रा जो अपने को सीखने को मिला, क्या मिला, बीइंग वाला रूल। ये सब चीजें आपको आगे मिल जाएगी, आप ऐसे मत सोचना कि ये हमें लिखा हुआ नहीं मिला, सब मिलेगी आगे। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव तरह काम आती है। कैसे, यूज्ड व्हेन ए वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ए नाउन। यानी कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और वो क्या करती है, जो नाउन होता है उसकी विशेषता बताने के लिए होती है, इस वजह से वो एडजेक्टिव का कार्य करती है। ठीक है। कैसे, देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आई फाउंड माई पेन, और आई इट वॉज लॉस्ट। ठीक है। अब इसको बनाएंगे। देखो, आई फाउंड, ये इतना इतना हो गया, माई हो गया, अब ये पेन क्या है, नाउन है, नाउन ही तो है ये। अब इस नाउन के बीच में ये अपन ने क्या कर दिया, ये यूज कर दिया एडजेक्टिव। ठीक है। किया है कि नहीं किया, और ये यहाँ पर कैसी फॉर्म आ रही है, ये थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, इट वॉज लॉस्ट। ठीक है। और ये अपने यहाँ कैसे हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये आगे क्या है, नाउन। और पेन कैसा, लॉस्ट हुआ, जो खोया हुआ पेन है वो मिल गया। तो पेन की विशेषता कैसे बताया जाए, खोए हुए पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउन की विशेषता बताएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही सा ए फ्लावर, इट वॉज फेडेड। अब ये थर्ड फॉर्म आ रही है। क्लियर? अब थर्ड फॉर्म का कैसे पता लग रहा है, वो ज्यादा तो इसके साथ आईएनजी आता। अब यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हो गया। ठीक है। जैसे इसका ही सो ए फ्लावर, ए फेडेड फ्लावर। अब ये फ्लावर आ गया, ये क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है। और ये अपना आर्टिकल, ये बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। आया कि नहीं आया? तो यही तो चीज इसमें बता रही है कि अपने को दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, उन सिंपल दोनों सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जब पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको नाउन से पहले लिखेंगे। इसमें नाउन क्या है, फ्लावर, तो इससे पहले लिख लिया। इधर पेन जो है नाउन है, उसके पहले इसको यूज कर लिया। आगे वाले में देखो, द बॉय वॉज wounded, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब इसमें क्या है, बॉय कैसा हुआ है, जो wounded का मतलब होता है घायल। ठीक है। ये होगी इसकी थर्ड फॉर्म, और इसमें जो नाउन है वो कौन सा है, द बॉय। क्लियर? अब इस बॉय के साथ अपन इसको यूज कर लेंगे, तो द वुंडेड बॉय हो गया, ये नाउन आ गया, ये आर्टिकल आ गया, और ये हो गया अपना एडजेक्टिव की तरह का, हो गया। बाकी ये ही तो वही बात है, मैंने बताया था प्रोनाउन आएगा, और नाउन आएगा तो अपन नाउन को प्रायोरिटी देंगे, ना कि प्रोनाउन को। बाकी सेम का सेम वैसा कैसा है, इसको रखना है। क्लियर? नाउन के पहले अपन एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाकी जो सार आ जाएगा, अब ऊपर वाला जो सेंटेंस आएगा उसमें ज्यादातर आपको यही मिलेगा ये, और ये क्या मिलेगी, और आपकी थर्ड फॉर्म मिलेगी। नाउन इधर भी मिल सकता है और इधर भी मिल सकता है, तो नाउन के पहले इसको यूज करते हो, तो इसको बना देंगे ऐसा का ऐसा करके यहाँ पर। ठीक है। ये सब इन सारों के अंदर हुआ है। देखो, इसमें जो लोस्ट है वो इस पेन के पहले यूज कर दिया। ठीक है। किसके पहले यूज किया, इस पेन के पहले। मैं एक बार वापस इसको क्लियर करता हूँ। देखो, ये लोस्ट आया इसमें, इस पेन के पहले यूज हुआ, देखो हुआ कि नहीं हुआ। इसमें फेडेड आया, इस फ्लावर के पहले यूज हुआ, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे
ये वुंडेड हो गया और ये बॉय नाउन आ गया, इधर तो प्रोनाउन है ये, अरे इधर तो प्रोनाउन है, इसमें तो होना ही नहीं है। और ये आएगी अपनी वर्ब आगे आगे, तो जो बॉय है इसको अपन पहले ले लेंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे, वुंडेड, और ये हो गया डार्ट। ठीक है, तो ऐसे यूज करना है। पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया। सीधा सीधा ये ध्यान रखो, सेंटेंस आपको दो मिलेंगे, उसमें जो वर्ब है वो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आएगी ना, उसको नाउन के पहले यूज करता है, बात खत्म। ठीक है, और इसको पहचानने का तरीका ये है, सबसे इजी वे में बताऊं ना आपको, तो ये अगर आपको ऐसे मिल जाए तो ये देखो, फाउंड सेकंड फॉर्म, सा सेकंड फॉर्म, वुंडेड सेकंड फॉर्म, वे टू आ जाती है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ क्या? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो अपन क्या कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ क्या? बीइंग भी लग जाएगा तो इसमें भी तो आईएनजी लगा हुआ है, अरे ये बी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें आईएनजी लग गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया, बीइंग। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही हुआ। याद करने के तरीके बता रहा हूँ कैसे, शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं हम। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपन है जब पढ़ते हैं उससे याद कर लो, हैव आ गया, उसमें आईएनजी लगा दो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो। और परफेक्ट के अंदर हमेशा अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, मेन वर्ब की। देखो, यूज व्हेन वन एक्शन इज कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर द सेकंड एक्शन बिगिंस। इसमें एक एक्शन जो होता है वो पूरा फिनिश हो जाता है पहले, और उसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है। यानी कि इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। अब गैप होगा तो कौन सा बनेगा अपना, परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। क्लियर? ठीक है, और दूसरा, सब्जेक्ट इनका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और सेम होना चाहिए। उसके अलावा आप ये चीज ध्यान रखना, दोनों काम के बीच में गैप होना चाहिए। गैप नहीं होगा तो प्रेजेंट, और गैप होगा तो परफेक्ट। गैप होने से क्या बढ़ेगा, परफेक्ट, और गैप नहीं होने से प्रेजेंट। ठीक है, कंफ्यूजन मत करना इसको। अब जैसे सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप। अब देखो, दोनों के जो सब्जेक्ट है वो सेम है। क्लियर? सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है तो प्रेजेंट या परफेक्ट या फिर पास्ट। पास्ट का तो अपन देखेंगे नहीं क्योंकि अपन बना रहे हैं परफेक्ट का। तो परफेक्ट में देखो, इसमें थर्ड ये आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही, सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया। शी वेंट टू स्लीप, अब काम खत्म करने के बाद वो क्या जाती है, सोने जाती है। पहले उसने काम खत्म किया उसके बाद सोने गई, ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट ही सोने चलेगी, बीच में पहला उसका काम क्या था, काम खत्म करना, उसके बाद वो सोने जाती है। इसका परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, हैविंग के साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हो गई, बाकी सेम का सेम। ये सी आ गया, अगर नाम आ जाता तो यहाँ नाम यूज कर लेते। ठीक है, बाकी सेम का सेम। ठीक है, ऐसे ही द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। जैसे वो जो कमरे में जो सर्वेंट है वो क्या करता है, झाड़ू लगाता है और उसके बाद वो चला जाता है। ठीक है, सर्वेंट कौन होता है, नौकर। तो झाड़ू लगाने के बाद जाता है, पहले झाड़ू लगाने का काम करता है रूम में, उसके बाद जाता है, यानी गैप हो गया दोनों काम के बीच में। अब जो थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, जो भी वर्ब दे रखी होती है, उसको थर्ड फॉर्म बनाओ, उसके पहले हैविंग यूज करो। देखो, ये थर्ड फॉर्म सेम ही होती है इसकी, ये हैविंग आ गया, ये आ गया। अब जो दो रूम आ गया, अब यहाँ जो प्रोनाउन यूज कर रखा है और यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, तो इसको अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, नाउन को ही देंगे, इसलिए आप नाउन आ गया, बाकी सेम का सेम। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही एक चीज और ध्यान रखना, जब सेंटेंस में अगर जब पैसिव वॉइस, ठीक है, तो हैविंग के साथ अपन क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सेंटेंस अगर जो है वो पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग के बाद अपन किसका यूज करेंगे, बीन का। ये देखो, बीन, ही वॉज कनिष्ठ, अब यहाँ से पता लग रहा है, और ये देखो बाई भी आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस के अंदर दे रखा है। ही फेल्ट सॉरी, तो ये पैसिव वॉइस के अंदर दे रखा है, तो अब अपन क्या करेंगे, हैविंग अकेला ना लिख के उसके साथ अपन क्या करेंगे, बीन का भी यूज करेंगे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, अगर पैसिव वॉइस में दे रखा तो बीन जरूर यूज करेंगे, फिर उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सेम का सेम, और सब्जेक्ट दोनों का सेम है, तो सेम है तो फिर एक रख लेंगे इसमें, ही आ गया, फेल्ट सॉरी। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। तो परफेक्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस है तो हैविंग के बाद बीन का यूज करेंगे, फिर उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान होने चाहिए, और उनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक काम होना चाहिए, जैसे अपन ने देखा था टाइगर वाला। ठीक है, ऐसे ही अपन पास्ट की बात करेंगे, तो पास्ट के अंदर क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है, मैन वर्ब जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव की तरह काम होती है। ठीक है, और उसको नाउन के पहले यूज कर लेते हैं।
परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें एक काम पहले होता है, उसके बाद दूसरा शुरू होता है, यानी कि दोनों के बीच में गैप होता है, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर पेशिव इसमें दे रखा हो तो हैविंग के बाद में क्या क्या यूज करेंगे, अपन बीन यूज करेंगे, क्लियर। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपने पार्टिसिपल वाले हो गए। अब वो जो दोनों चीजें नोट है ये देख लो, मैंने एक साथ यहाँ पे बता दी, बीइंग का प्रयोग। व्हेन द वर्ब इज एम आर वॉज वर एक्ट एज द मैन वर्ब, ठीक है, इन द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। ये दूसरा सेंटेंस है, द टीचर वॉज एट होम ही डिड नॉट टेक हिज क्लास, ये वॉज अकेला आ गया, मैन वर्ब की तरह आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, बीइंग से शुरू करेंगे, बीइंग एट होम, ठीक है। इसकी जगह क्या यूज करेंगे, बीइंग एट होम। अब सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, और इसका क्या है, द टीचर। तो द टीचर क्या है, नाउन, और ये क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को अपन यूज करेंगे, नहीं किसको यूज करेंगे, जो नाउन है उसको यूज करेंगे। तो द टीचर आ गया। ये कोमा जरूर लगाना भाई साहब, ये चीज जरूर ध्यान रखना, दूसरा सेंटेंस जोड़ते हुए। बाकी सेम का सेम, ठीक है। ये हैविंग वाला हो गया पैसिव वॉइस के ऊपर। इफ द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस एग्जांपल वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको अपन ये क्या यूज करते हैं, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेंटेंस बनाते टाइम पर ये चीज ध्यान रखना। दिस शोज दैट वन एक्शन वाज कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट वन, यानी एक जो काम है वो पहले खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा शुरू होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लो। जैसे एग्जांपल है, द बॉय वाज बिटन इन द क्लास, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, आ रही है, ही फेल्ट सॉरी। अब जो थर्ड फॉर्म वॉज को, ये थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हैविंग के बाद में बीन ऐड कर देंगे और अभी थर्ड फॉर्म, ये इन द क्लास द बॉय, ये प्रोनाउन आ गया, ये नाउन आ गया, नाउन को अपन प्रायोरिटी देंगे और इसमें प्रोनाउन को अपन प्रायोरिटी देंगे नहीं, ये चीज ध्यान रखना भाई साहब, होता है वो है फेल्ट सॉरी, क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड, इसका है सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब यूज करते हैं इसको, यूज व्हेन द सेकंड सेंटेंस शोड द पर्पज, पर्पज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए और रिजल्ट के लिए। जब भी कोई वाक्य है, यानी कि कोई भी पर्पज आपको बताया जा रहा है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कोई रीजन है, उस वजह से अपन किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का। कैसे, देखो, ही हैज थ्री सन, ही हैज टू एजुकेट देम, यानी उसके पास कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, और वो उनको क्या करना चाहता है, वो तीनों बच्चों को शिक्षित करना चाहता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या हुआ, उसके बच्चे हैं, एजुकेट करना उनको, तो कारण हो गया, ठीक है, पर्पज ही तो है। ही हैज थ्री सन्स, इसके साथ क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया ना एजुकेट, ये क्या हो गया, V1 हो गया। तो टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू इन्फिनेटिव भी बोलते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई वेंट टू द स्टेशन, माय ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माय सिस्टर, यानी कि मैं कहाँ गया, स्टेशन गया, क्यों गया, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य था वो क्या था, जो मेरी बहन है उसको विदा करना, ठीक है। पर्पस दिखा रहा है, बिल्कुल पर्पस दिखा रहा है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, आई वेंट टू द स्टेशन, फिर इसको ये माई ऑब्जेक्ट उठाओ, टू लगाओ और सी, यहाँ से यहाँ तक से, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे होते हैं अपने टू इन्फिनेटिव का यूज, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है, ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन, यानी कि वह बहुत मोटा है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। तो कारण क्या है इसका, मोटा होने की वजह से ये दौड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें अपन टू का यूज कर रहे हैं, ये आ गया टू और रन। तो वेरी की जगह अपन एक चीज ध्यान रखना, टू टू का यूज करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, जहां भी अगर वेरी आपको मिले तो उसको टू में चेंज कर दो। आगे दूसरा सेंटेंस ऐड करना है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू रन फास्ट, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी इसमें क्या यूज होता है, स्वतंत्र कर्ता होते हैं, यानी स्वतंत्र सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि अपने पास दो सेंटेंस रहेंगे, दोनों के जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ये S2 ये S1। अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट सेम नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। देखो, यूज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द बोथ सेंटेंस आर डिफरेंट, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ अपने को सब्जेक्ट कैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे दोनों सेंटेंस के अंदर। देखो एग्जाम्पल से देखो, द वेदर वॉज फाइन वी वेंट आउट फॉर ए वॉक, यहाँ भी अलग है, यहाँ द वेदर ये अलग सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग आ गए दोनों सेंटेंस के अंदर, क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे, जो वोज है वो मैन वर्ब की तरह काम आ रहा है, और मैन वर्ब की तरह काम आ रहा है तो इसकी जगह अपन क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये बीइंग यूज कर लिया, ये आगे आगे बाकी का सेम का सेम, इतना हार्ड ही नहीं पड़ता, बस चीज थोड़ी समझने की होती है, अगर आप चीज को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, द सन रोज द फोक डिसअपियर्ड, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द सन है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द फोक, दो सब्जेक्ट हो गए, दोनों अलग अलग है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं, तो द सन हैविंग राइजन, ठीक है, हैविंग का यूज करके अपन थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, द फोक डिसअपियर्ड, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन दोनों,
नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अपोजिशन मीन्स प्लेसिंग साइड बाय साइड, ये चीज ध्यान रखना, इसका मीनिंग होता है पास पास रखना। ठीक है, कब यूज करते हैं? व्हेन टू नाउन्स और phrases refers to the same person or thing. One of them is placed immediately after the other within commas. यानी इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो नाउन या फ्रेज जो एक ही व्यक्ति या वस्तु का अपने को क्या कराते हैं, जानकारी देते हैं, अपने को बोध करवाते हैं। ठीक है, और इनको एक दूसरे के कैसे लिखते हैं? जो कोमा होता है उनके बीच में लिखा जाता है। इसको कैसे? देखो एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें समझ में आती है। जैसे मैंने लिखा, राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, ये अपने पास दो सिंपल सेंटेंस हो गए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राणा प्रताप है। और यहाँ कौन है? ये प्रोनाउन है। और ये ही कौन है? यही तो है, यही तो है। और ये कौन है? नाउन है। तो नाउन, अगर प्रोनाउन की बात होती है तो वहां पर अपन प्रोनाउन को यूज ना करके किसको यूज करेंगे? नाउन को यूज करेंगे। तो ये प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, चीज ध्यान रखना। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो पहला जो सब्जेक्ट है उसको लिखो पहले ऐसे कैसे। ठीक है, अब इसके बारे में और क्या बताया जा रहा है? ये कौन है? द किंग ऑफ मेवाड़। यानी जो सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो बात बताई जा रही है उसको लिखो कोमा लगा के। तो ये देखो कोमा लगा के अपन ने इसको लिख लिया। ठीक है, फिर वापस कोमा लगाओ, फिर जो वर्ब है उसको लिखो। वर्ब आ गई, ए ब्रेव वॉरियर। ठीक है, ऐसे देखो, मिल्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मिल्टन। और यहाँ कौन है? ही। तो ही प्रोनाउन इसको लिखेंगे नहीं, तो मिल्टन लिखो पहले। अब ये क्या है? एक फेमस इंग्लिश पोएट है। ठीक है, ठीक है, ए फेमस इंग्लिश पोएट, और वॉज ब्लाइंड। क्लियर? ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट अपने पास दे रखे हैं दोनों अलग अलग आ रखे हैं, तो नाउन और प्रोनाउन अगर होते हैं तो नाउन को अपन जो पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब दो नाउन या नाउन फ्रेज होती है वो एक ही व्यक्ति या वस्तु का अपने को क्या कराती है? बोध कराती है। जो मिल्टन है वो क्या है? इंग्लिश का फेमस कवि है, और वो कैसा है? अंधा है। तो मिल्टन के बारे में दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो दोनों चीजों को अपन एक साथ एक सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो दे रखा है। यहाँ दो सेंटेंस अलग अलग है, यहाँ एक सेंटेंस। मिल्टन कौन है? एक फेमस इंग्लिश पोइट है, और वो क्या है? अंधा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन एंड जिरंड। जिरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी यूज करना। इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्बल नाउन। जिस वर्ब में आईएनजी लगता है और वो नाउन की तरह काम करता है तो उसको बोलते हैं वर्बल नाउन। ठीक है, यूज टू कनेक्ट सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज करके अपन बनाते हैं। ठीक है, जैसे आफ्टर, बिफोर, फॉर, ऑन, विद, विदाउट, बिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ आदि। बिफोर ए नाउन और ए जिरंड। यानी नाउन या जिरंड आ जाता है, उसके पहले अपन किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अपन उससे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, देखो, ही गोट ए पेन, ही पेड 10 रुपीज फॉर इट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही। और यहाँ क्या है? दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐसे कैसे लिखो? वोट का वोट, ए पेन का पेन। अब इसमें जो नाउन है 10 रुपीज, 10 रुपीज है, उसके पहले अपन ने क्या यूज कर दिया? प्रीपोजिशन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, द मून रोज, देयर जर्नी वॉज नॉट एंडेड। अब दो सब्जेक्ट है, उसको ऐसे कैसा लिखा अपन ने? और इसका देयर जर्नी वॉज नॉट एंडेड। अब भी बिफोर का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो द मून रोज, यानी जो चंद्रमा निकला ना, चंद्रमा निकल गया लेकिन इनकी जो यात्रा है वो अभी तक खत्म नहीं हुई। तो यहाँ यूज कर लिया अपन ने बिफोर। क्यों यूज किया? देखो, इसकी जो चंद्रमा है वो निकला पहले, द एंड ऑफ देयर जर्नी, एंड उनकी जर्नी के पहले ही वो चंद्रमा निकल गया। इनकी जर्नी खत्म नहीं हुई, उससे पहले चंद्रमा निकल आया। तो यहाँ पर ने क्या यूज किया? बिफोर। किसके पहले? द एंड ऑफ देयर जर्नी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना नाउन, और इसके पहले अपन ने ये प्रीपोजिशन यूज कर दिया। ये एक पूरी नाउन फ्रेज है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपना यूज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज। कब यूज करते हैं एडवर्ब का? जब अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, या एडवर्ब फ्रेज का। A word in one sentence describes the manner, time, quality of action in the other sentence. We usually convert that the word into an adverb. और adverb बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? ज्यादातर ly का यूज करते हैं। यानी कि जो अपने को क्या बताता है? मैनर, टाइप और क्वालिटी ऑफ एक्शन। तो कोई शब्द होता है वो दूसरे वाक्य की जो क्रिया होती है उसके बारे में अपने को बताता है। ठीक है, और ज्यादातर अपन एडवर्ब कैसे बनाते हैं? ly जोड़कर बनाते हैं। कैसे? देखो, he did the work, he was not
केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, नोट लग गया तो सावधान नहीं थी वो। ही डिड द वर्क, उसने अपना काम किया, कैसे? ही वॉज नॉट केयरफुल, वो कैसी थी? वो सावधान नहीं थी। तो इसको अपन जो एडवर्ब है उसको यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे? ही डिड द वर्क केयरलेसली। लेसली क्यों किया? इसका अपोजिट बना के, ठीक है, केयरफुल का केयरलेसली, और एल वाई जोड़ दिया तो एडवर्ब बन गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सन सेट द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम। अब इसमें देखो, द सन सेट, द बॉयज आ गया, द बॉयज सब्जेक्ट है, इसको यूज कर लिया अपन ने। हैड नॉट फिनिश द गेम बाई सनसेट, ये इसको एक साथ यूज कर लिया, बाई सनसेट। ठीक है। तो ऐसे एडवर्ब की तरह अपन ने यूज किया इसको। ये तो अपना हो गया सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लो इसको, अपने पास कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। ठीक है। यहाँ से अपन बात करें, जो पार्टिसिपल है उनकी बात करते हैं। इसमें प्रेजेंट है, इसमें पास्ट है, इसमें परफेक्ट है। प्रेजेंट में वर्ब में आईएनजी लगता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म में। ठीक। पास्ट में जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव की तरह काम आती है। अगर सेंटेंस अगर अकेला आपको पास्ट पार्टिसिपल में लिखा हुआ मिले तो वी टू पहचान लेना, या फिर अगर अलग अलग आते हैं तो इसको चेंज करने के लिए जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको नाउन के पहले यूज कर लो। ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है? हैविंग के साथ अपन क्या लगाते हैं? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे? बीन यूज कर देंगे हैविंग के बाद। ठीक है। ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट ये सारे के सारे हो गए। बीइंग, जब जब ये सेंटेंस में इज एम और वोज वर अगर अकेले आते हैं, अकेले का मतलब हो गया वो मैन वर्ब की तरह का कार्य कर रहे हैं, तब अपन इनकी जगह क्या यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। क्लियर। इसके अलावा इन्फिनेटिव का, टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे जब भी कोई सेंटेंस दिया रहता है उसमें अपन कोई पर्पज हो, कोई ऑब्जेक्टिव हो, रीजन वगैरह दे रखे हो, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? टू इन्फिनेटिव का। टू इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें नॉमिनेट एब्सोल्यूट का, मतलब इसमें दो सब्जेक्ट अलग अलग मिलेंगे, दोनों सेंटेंस के अंदर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग मिलेंगे, यानी स्वतंत्र करता। ठीक है। उनको, उनके जरिए अपन क्या करते हैं? अपने जो सिंपल सेंटेंस है वो बनाते हैं। ठीक है। वही चीज है, मैन वर्ब अगर वोज वर इज एम आर वोज वर हो, तो अगर मैन वर्ब की तरह काम आ रहे हैं तो वो उनको बीइंग के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नाउन और नाउन फ्रेज इन अ पोजिशन, और पोजिशन का मतलब है पास पास रखना, यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा विशेषता बताई जाती है उसके बारे में। जैसे एक ये राणा प्रताप है, वो कैसे थे? एक बहादुर योद्धा थे, और वो क्या थे? मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप के बारे में एक तो ये बात हो गई, और एक ये बात हो गई। दोनों बातें किसके बारे में बता रखी है? ये जो राणा प्रताप है इसके बारे में एक बात ये होगी, एक बात ये होगी, दो बातें बता रखी है। ठीक है। तो एक साथ इसको एक साथ कैसे बोलेंगे? राणा प्रताप है वो कहाँ के राजा है? मेवाड़ के, और वो कैसे थे? बहादुर योद्धा थे। ठीक है। तो ये हो गया नाउन इन अपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखे थे, अपन प्रीपोजिशन का यूज करके, या नाउन और जिरंड का। जिरंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो जिरंड बन जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। यानी कोई वर्ब जिसमें आईएनजी लगता है और वो नाउन की तरह काम करती है तो होता है वर्बल नाउन। ठीक है। और जो नाउन जो होता है और जिरंड होता है उसके पहले अपन किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का। तो पीपी का यूज करेंगे किसके पहले? नाउन के पहले। ठीक है। तो ये देखो, यहाँ 10 रुपीज है तो इसके पहले यूज कर लिया। यहाँ जर्नी दे रखी है तो इसके पहले भी फोर, ये पूरी क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है। इसका ध्यान रखना। एडवर्ब का यूज करते हैं तो एल वाई लगाकर अपन नॉर्मली अपन एडवर्ब बनाते हैं, जो अपने को क्या बताते हैं? मैनर, टाइम, क्वालिटी ऑफ एक्शन, इन सब के बारे में जानकारी। यहाँ केयरफुल दे रखा है, सावधान नोट दे रखा है, केयरलेस कर दिया इसको, और ये एल वाई लगा के इसको एडवर्ब बना दिया। ठीक है। ये सारे अपने क्या है? सिंपल सेंटेंस। अब जो कंपाउंड है वो बहुत ईजी है। कंपाउंड सेंटेंस को देखो, कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको मैन क्लॉज भी बोलते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें दिए रहते हैं। ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसमें सारे के सारे आ जाएंगे, मेन मेन जो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, उनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा। ठीक है। उस ट्रिक पे सारे के सारे रहेंगे, उसके अंदर कुछ बाकी नहीं रहेगा। बस आप तो ये चीज ध्यान रखो, कंपाउंड सेंटेंस अगर आप पढ़ रहे हो तो एक बार तो पूरा ही पढ़ो इसको, बाकी जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखो। ठीक है। इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कॉमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव, ये चार प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कोमुलेटिव को क्या बोलते हैं? कोपुलेटिव। और एडवर्सिटी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिव। और अल्टरनेटिव को क्या बोलते हैं? डिस्टेंटिव। ठीक है। इनके बारे में एक बार शॉर्ट में बता दें तो बाकी डिटेल में इनके बारे में दे रखा है। ये दो जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है। एक तरीके से फॉर एडिशन, शॉर्ट में समझो, दो सेंटेंस जोड़ने के लिए काम आता है, वहां पे कोमुलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट यानी जो विरोध या अंतर को दिखाता है। ठीक है। तो ये विरोध को दिखाएगा, एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। ठीक है।
और जो डिस्टेंडिंग होते हैं जिनको अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव का मतलब होता है अल्टरनेट यानी चॉइस, जो विकल्प को दिखाते हैं। ठीक है, ये चॉइस के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक कंजंक्शन होते हैं वो क्या किसको शो करते हैं, ये रिजल्ट को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्फेरेंस को, निष्कर्ष को, परिणाम या निष्कर्ष को शो करते हैं, तो वहाँ इलेक्टिव कंजंक्शन यूज करते हैं। इसमें एन नहीं लिखा हुआ तो यहाँ इसको एन लिखा हुआ। ठीक है, अब इनको बारी बारी से देखेंगे। कॉम्युलेटिव कंजंक्शन की बात करें तो क्या करते हैं, वो ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर यानी कि जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो यूज होते हैं कॉम्युलेटिव में एंड आता है, एज वेल एज आता है, बोथ एंड आता है, नॉट ओनली बट एल्सो आता है। इनसे अपने क्या बनते हैं, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन से अपने कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस है ही इज ए टीचर, ही इज ए राइटर, यहाँ दोनों सब्जेक्ट समान है। अब ये देखो इन दोनों को जोड़ के अपने को एक बनाना है, तो दो सेंटेंस अलग अलग दे रखे, इन दोनों को जोड़ के एक बनाना है, तो ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए राइटर। वह न केवल एक शिक्षक हो बल्कि एक लेखक भी है। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ के अपन ने जो कोमुलेटिव कंजंक्शन उसका यूज करके इसको क्या बना दिया अपन ने, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। ठीक है, दूसरा देखो, राम वेंट टू दिल्ली, श्याम वेंट टू दिल्ली, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो पहले से है वो भी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इनको अलग अलग जोड़ दो, राम एज वेल एज श्याम वेंट टू दिल्ली, एज वेल एज का यूज हो गया। ठीक है, इसका राम के साथ साथ श्याम भी दिल्ली गया। ठीक है, ये हो गया कॉम्युलेटिव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन होता है वो क्या होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं दो स्टेटमेंट को, जो कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके लिए जो कंजंक्शन यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, बट येट स्टिल नेवरदलेस हाउएवर, ये चीज ध्यान रखना इनको। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही इज पुअर, ही इज होनेस्ट। अब देखो वह गरीब है और वह ईमानदार है, गरीब के साथ वो क्या है, ईमानदार है। दोनों एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। बिल्कुल, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, वह उसने कठिन मेहनत किया लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया, कठिन मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया, तो अपोजिट हो गया, अपोजिट रिजल्ट मिल गया, कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। तो क्या हो गया, ही वर्क हार्ड येट, फिर भी वह ही फेल, वह फेल हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए एडजस्टिव कंजंक्शन का यूज करते हैं, और उससे अपन क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे थर्ड पॉइंट है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, अल्टरनेटिव को डिस्टेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। जो क्या करते हैं, चॉइस को शो करते हैं दो सेंटेंस के बीच में। ठीक है, जिसमें अपने पास कौन कौन से होते हैं कंजंक्शन, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज और एल्स। ठीक है, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज और एल्स। ठीक है, इसके अलावा अपन और भी कर सकते हैं, और नोर अकेले भी यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कम इन, गो आउट, इसने क्या देखा, कम इन या तो अंदर आओ या फिर बाहर जाओ, तो आइदर कम इन और गो आउट, तो ये आइदर और ये और, इन दोनों का यूज हो गया, हुआ कि नहीं, या तो अंदर आओ या फिर बाहर जाओ। सेकंड एग्जांपल है रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यानी कि तेज दौड़ो, यू विल मिस द ट्रेन यानी तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, तो ये बोल रहा है तुम तेज दौड़ो नहीं तो अन्यथा। ठीक है, यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, वही चीज है, ऑप्शन दिखा रहा है, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, या तो तुम अंदर आ जाओ या तुम बाहर चले जाओ। दो ऑप्शन दे रहे हैं, दो चॉइस होती है अपने पास, जिनमें से अपने को एक सिलेक्ट करनी होती है। क्लियर, बात करते हैं अब नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है अपना इलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, जो अपने को क्या दिखाता है, इन्फेरेंस और रिजल्ट। ठीक है, निष्कर्ष इसका मतलब होता है, निष्कर्ष इसका मतलब होता है परिणाम। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंजंक्शन काम आते हैं, सो, देयरफॉर और फॉर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा हेंस भी काम आता है, इसका भी यूज होता है। ठीक है, और जो फोर होता है वो स्पेशली इन्फेरेंस के लिए यूज होता है, निष्कर्ष के लिए। ठीक है, चलो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ही वॉज इल ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो क्या था, वो बीमार था, ही कुड नॉट कम टू, इसलिए वो स्कूल नहीं आ सकता। तो इसका जो परिणाम है उसका बीमार होने का, इस वजह से वो क्या कर रहा है, स्कूल नहीं आ पा रहा। ठीक है, ही वॉज इल सो, ये अपना कंजंक्शन यूज कर लिया, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो बीमार, बीमार होने के कारण उसका जो नतीजा क्या निकला कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला उसको, बीमार होने पर स्कूल नहीं जा पा रहा। सेकंड एग्जांपल देखो, आई कैन नॉट डाई इन पीस आई एम सिनर, ये क्या बोल रहे हैं कि मैं शांति से नहीं मर सकता क्योंकि मैं क्या हूँ, सिनर, सिनर का मतलब होता है पापी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं शांति से नहीं मर सकता क्योंकि मैं पापी हूँ। तो ये क्या बता रहा है, कारण ही तो बता रहा है, सॉरी रिजल्ट बता रहा है, निष्कर्ष बता रहा है, आई कैन नॉट डाई इन पीस, फोर, फोर का मतलब हो गया क्योंकि आई एम सिनर। ये क्या बता रहा है, रिजल्ट, मैं शांति से क्यों नहीं मर सकता, कारण ही तो बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। तो क्या बता रहा है ये, क्योंकि मैं पापी हूँ। इसलिए इलेक्टिव कंजंक्शन का यूज हुआ है, इलेक्टिव कंजंक्शन का यूज करके अपन कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं।
अब आप देखोगे सर ये चार के चार आप बताते हो इतने सारे हो गए, कैसे याद होंगे, एग्जाम में इतने सारे थोड़ी याद होते हैं। इसका एक सीधा तरीका है शॉर्ट के अंदर कंपाउंड जो सेंटेंस है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में वही आते हैं। देखो एक तरीका है उसको मैं बता देता हूँ आपको। कहाँ बताऊँ, चलो यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा मैं एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, जो कंपाउंड सेंटेंस है अपने, उनको बनाने के लिए आप एक ट्रिक याद रखो, ये वाली, फैन बॉयज। ठीक है, इसको ध्यान रखो, इसमें जितने भी वर्ड है वो सारे याद कर लो। एफ का होता है फोर, ये ए हो गया, ये एन हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये वाई हो गया और ये एस हो गया। अब ए का मतलब होता है एंड। ठीक है, ऐसे ही एन का मतलब होता है नो। ठीक है, बी का हो गया बट, ओ का हो जाएगा और, वाई का यट, और एस का हो जाएगा सो। इनको याद कर लो आप तो, इनको याद कर लोगे, ये वाले याद कर लो अच्छे से। जिसको इतना बड़ा याद नहीं होता वो तो ये याद कर लो, तो उसका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको सेंटेंस में मिलते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपना है लास्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको देखो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये मैंने आपको बताया, ये जो डिपेंडेंट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको भी मैंने क्लोज बोलते हैं। इसका अपने आप में अर्थ निकलता है, इसमें अपने आप में अर्थ नहीं निकलता, इसको सहायता मिलती है। ये प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, और प्रिंसिपल क्लोज को इंडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका स्वयं का अकेले का अर्थ निकल जाता है, उसको किसी और भी क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। ओके, बाय यूजिंग बाय नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज से अपन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कैसे बनाते हैं, देखो। यूज व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज ए नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। इट यूजली स्टार्ट्स विद दैट, वाही, वोट, वेयर। ठीक है, इसका प्रयोग जब किया जाता है जब कोई उपवाक्य जो होता है वो नाउन की तरह काम करे, और उसमें जो स्टार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट से, वाही से, वोट से और वेयर से। एग्जाम्पल से समझो इसको अच्छे से। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, ही इज ए थीफ, एवरीवन नोज इट। अब इसको अपन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, दो अपने सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं, उससे अपने को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखो किसका यूज कर सकते हैं अपन, पीछे अपन ने देखा दैट का यूज कर सकते हैं, वाई का यूज कर सकते हैं, वोट का या वेयर का। तो देखो, ही इज थिप, एवरीवन नोज इट, यानी कि वह चोर है, ये सब लोग जानते हैं कि वह चोर है। दैट का मतलब होता है कि, ही इज थिप इज नोन टू एवरीवन। क्लियर। अब देखो, टेल मी वेयर इज सी, ये क्वेश्चन मार्क आ गया इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। ठीक है, आगे देखो, टेल मी, ये वेयर से ऐड कर दिया। अब इसको अपन सिंपल के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इसके बाद ये वर्ब आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये वेयर से यूज हो गया, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया, ये क्या हो गया, नाउन क्लोज। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडजेक्टिव क्लोज से, कैसे अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। यूज्ड व्हेन ए क्लोज डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन, जो क्लोज है वो नाउन प्रोनाउन को क्या करते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करे, यानी कि विशेषता बताए। इट स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, हु, हुज, हुम, विच और दैट। और ऐसे रिलेटिव एडवर्ब कौन होती है, वेयर, वेन और व्हाई। ठीक है, ये अपने सेंटेंस में यूज होंगे। ठीक है, ये होंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह और ये होंगे रिलेटिव एडवर्ब की तरह। वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा तो उस सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे, एग्जांपल देखो, आई सा ए मैन, ही वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी को देखा जो क्या था, अंधा था। हु का यूज कर लिया अपन ने, तो यहाँ जो आदमी है वो कैसा है, अंधा है। ठीक है, तो इस आदमी की तो विशेषता बता रहे हैं, ये ऐड करके हु से, तो विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर। देखो, दिस इज द हाउस, आई वॉज बोर्न हियर। ये हाउस के अंदर की बता रहा है कि ये घर कौन सा है जहां में मेरा जन्म हुआ था। तो ये हाउस को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, दिस इज हाउस वेयर, जगह का नाम आ गया तो क्या आ गया, वेयर आई वॉज बोर्न। ठीक है, क्लियर। लास्ट है अपना एडवर्ब क्लोज, उसको देख लेते हैं। यूज टू शो टाइम, पैलेस, कोज, कंडीशन, पर्पज और प्रेजेंट। इनको शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, जिसमें अपने को कंडीशन के बारे में बात करते हैं। देखो, वर्क हार्ड यू विल पास, और वर्क हार्ड, मेहनत करो तुम पास हो जाओगे। अब इसको अपन चेंज कर रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स में, तो कंडीशन अप्लाई कर दो। इफ यू वर्क हार्ड, इफ अपन ने यूज कर दिया, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यू विल पास, ठीक है तुम पास हो जाओगे।
तो कंडीशन अपने क्या अप्लाई कर दी, तुम कठिन मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग बात है, द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, यानी कि समय के अकॉर्डिंग अगर देखें वहां तो पीछे कंडीशन थी, यहाँ टाइम की बात होगी। द बेल रैंग, जो घंटी है वो बजती है, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, जो बच्चे हैं वो क्लास को छोड़कर चले जाते हैं। तो जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही द बेल रैंग कोमा द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, तो स्टूडेंट है वो क्लास छोड़ के चले जाते हैं, छात्र क्लास से चले गए। ठीक है। ये हो गए कॉम्प्लेक्स में। अब कॉम्प्लेक्स में अंदर अपन बात करें सीधा सीधा, तो आप ये समझ लो, कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा सीधा सीधा बता देता हूँ। यही देख लेते हैं, आपको क्लोज के अंदर झंझट में फंसना नहीं है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो, फैन बॉयज अगर अगर आपकी याद है तो उनको देख लो, अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिर सिंपल में तो कुछ यूज होंगे ही नहीं। ठीक है। इसके अलावा आपको दूसरी चीजें क्या क्या मिल जाए, आपको इफ मिल जाए। ठीक है। इफ के अलावा अनलेस मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा बिकॉज मिल जाए, एज मिल जाए, सिंस मिल जाए। सिंस के अलावा अपने को मिल जाए बिफोर। बिफोर के अलावा अपने को क्या मिल जाए, आफ्टर। आफ्टर के अलावा टिल। टिल के साथ आ जाता है अनटिल। ठीक है। सो दैट हो गया। सो दैट के अलावा अपन बात करें तो अपन ने अभी एक एग्जांपल देखा, एज सून एज का। ठीक है। ऐसे होता है एज लॉन्ग एज। ठीक है। ऐसे होता है दाउ। ऐसे होता है आल दो। ऐसे एक होता है अपना, जैसे इवन दाऊ भी होता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो इवन इफ होता है। ठीक है। ऐसे ही होता है इन ऑर्डर दैट, और डब्ल्यू एच वर्ड आ ही जाएंगे इसमें। ठीक है। ये डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं सारे, वो सारे के सारे इसमें क्या आ जाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड भी शामिल हो जाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझोगे इस चीज को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके, अगर आप क्लियरली नहीं करते हो, चीजों को समझते नहीं हो, तो आपकी दिक्कत श्योर होने वाली है, ये चीज ध्यान रखना। तो डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर अपने देख लिया, आर्ट वेयर वेयर, ये सारे सारे। तो अब इन सेंटेंस के अंदर, तीनों के अंदर अगर आपको एक साथ देखना है तो ये देखो, अपने तीन प्रकार के सेंटेंस देखे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर जो अपने इंपॉर्टेंट है वो पार्टिसिपल वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं एग्जाम में, स्टार लगा के लिख लो भाई साहब। उसके बाद जो टू इन्फिनेटिव वाले हैं, टू प्लस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्रीपोजिशन का यूज करके, एडवर्ब का यूज करके, नाउन इन अपोजिशन का यूज करके अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें एक ही वर्ब होती है और एक ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, यानी कि मेन क्लॉज होते हैं। ठीक है। जो खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती है, उनका खुद का स्वयं का पूरा मीनिंग निकलता है। इसमें इंपॉर्टेंट है एंड, बट, और, सो और गेट। इसको याद कर लो फैन बॉयज के नाम से। ये ही एग्जाम में 99% पूछते हैं। ठीक है। अगर इनमें से आता है तो ये हो गया कंपाउंड। इनके अलावा जो बच गए वो सारे क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स आ गए, जिसमें एक मैन क्लोज होता है और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। ठीक है। जिसमें हु इंपॉर्टेंट है, विच इंपॉर्टेंट है, दैट इंपॉर्टेंट है, इफ इंपॉर्टेंट है, बिफोर, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनके बाहर आपके एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका पार्टिसिपल का पूरा टॉपिक। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है एग्जाम के लिए, और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। बाकी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बोर्ड क्लास में आपको टॉप करना है। तो जो जितना मैंने आपको बताया उसको अच्छे से कवर कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। तो बच्चों, आपको क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।